मेरी जो है ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बहुत सारे लोग ना आपको कंफ्यूज कर देंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बोलेंगे ये मत करो, ये मत खाओ, बाहर मत जाओ। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और वेरी क्लोज टू माय हार्ट है। ये है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी और डिलीवरी की इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक मॉम है या मॉम टू बी है, या फिर अगर आप जस्ट क्यूरियस है जानने के लिए कि डिलीवरी या प्रेगनेंसी में क्या क्या फेस करना पड़ता है, अच्छी चीज़ें क्या होती है, चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरा बेबी अब 1 साल का हो गया है, सो आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड टेल यू गाइस माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ चैलेंजेस जो मैंने फेस करे। जैसे मैंने आपको बोला, एक्सपेंसेस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि जो आपका प्राइवेट आप वो कराएंगे अपना डिलीवरी, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर की फीस एंड एक्सेट्रा, आपके चेकअप्स भी मैं कवर करने वाली हूँ इसमें क्या क्या होंगे। सो वीडियो को बिगिन करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस, ये ओवरऑल मेरा रहेगा। तो शुरू में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, हमने प्लान नहीं किया था बेबी। आई वाज सिक, मुझे फीवर हुआ था 2-3 डेज के लिए। देन वी वेंट फॉर चेकअप एंड गाइनो ने सजेस्ट किया कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, एंड इट वाज पॉजिटिव। देन शी आस्क्ड वेदर वी वांटेड टू कीप द बेबी और नॉट, सो हमने डिसाइड किया कि यस ऑफ कोर्स वी वांट इट। तो उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही हमने एग्री किया, शी सजेस्टेड ये अल्ट्रासाउंड कराने का सजेस्ट किया। तो अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए उसने, आयरन कैल्शियम जो भी उनका होता है वो सब। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा सॉरी ये चेकअप वगैरह होता, उस पे हमारा अल्ट्रासाउंड का चार्ज अराउंड 2500 टू 3000 हुआ था। एंड एंटायर प्रेगनेंसी में आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 या 4 बार तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा ही होगा। मेरा 7 to 9 टाइम्स हुआ था बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके बाद क्या होता है कि आप को एवरीडे या फिर एट टाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा, गिल्ट फील होगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। यू विल फील वेरी मच लोनली। तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए, ठीक है। और गाइनो ने मुझे क्या खाने के लिए मना किया था स्पेशली, वो था पपाया, पाइनएप्पल और चाइनीज। पपाया और पाइनएप्पल तो मैं ऑलरेडी पहले नहीं खाती थी, ओनली वर्कआउट करती थी पहले मैं। तो उस टाइम पे पपाया सजेस्ट करता था मेरा ट्रेनर, तो तब मैं खाती थी पपाया ना, मजबूरी में खाना पड़ता था मुझे। पर चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी मुझे, सो आई यूज टू कंट्रोल फॉर दैट। अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी कब एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगी। आपकी बॉडी अगर मैं अपनी बॉडी की बात बताऊं तो 3 मंथ्स के बाद मेरा बम विजिबल होने लग गया था थोड़ा। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते 3 to 4 मंथ्स में विजिबिलिटी थोड़ी हो जाएगी। तो मुझे सॉरी। और आपका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, किक्स जो पूछते हैं लोग यूजुअली कि किक करना वेब ने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मेरा 4 मंथ्स के बाद ही मुझे वो फील होना स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खाई प्रेगनेंसी के टाइम में, मैंने गोलगप्पे बहुत खाए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। कोकोनट जो वो होता है ना, मतलब जो पूजा के टाइम पे चढ़ाते हैं हम लोग, अंदर से पानी होता है और पका हुआ होता है, वो वाला कोकोनट मैंने बहुत खाया क्योंकि मुझे वो अच्छा भी लगता था पहले भी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मुझे उसकी क्रेविंग हुई थी। मैंने कोकोनट वाटर ट्वाइस अ वीक पिया था, दो एवरी डे सजेस्ट करते थे मोस्ट ऑफ द पीपल, बट मैंने ट्वाइस अ वीक ही पिया क्योंकि वी ऑल नो कि कोकोनट वाटर एक्सपेंसिव ही है। तो बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि एवरीडे हम लोग कोकोनट वाटर, स्पेशली मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक हो जाता था कोकोनट वाटर पीना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी, अगर आप एक्सपेक्टेड है तो। बहुत सारे लोग ना आपको कंफ्यूज कर देंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बोलेंगे ये मत करो, ये मत खाओ, बाहर मत जाओ घूमने के लिए।
मैं क्या करती थी ना, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ और मेरा जो होम टाउन है ना, वो दोनों डिफरेंट स्टेट में है। इन-लॉज़ मेरे वेस्ट बंगाल में हैं और मेरा जो होम टाउन है वो उत्तराखंड में है। सो मैं और मेरे हस्बैंड ने ही अभी तक प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से अभी तक हम दोनों ने अकेले ही ये सब सँभाला है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी ना कि आपको कोई भी कुछ भी बोलता है ना, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कोई एल्डरली पर्सन हो, आपको कन्फ्यूजन है कि वो करना है कि नहीं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, आप उसको एक नोटपैड बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। जब भी आपका गाइनो से विज़िट होता है, उनसे कंसल्ट करके ही आप कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि आई डू रिस्पेक्ट द फीलिंग कि एल्डरली पर्सन स्पेशली हमें इसलिए सजेस्ट करते हैं ये सब, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड। बट हमें ये भी चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा कि उनके टाइम का जो था ना, प्रेगनेंसी और ये डिलीवरी, ये सब वुमेन की बॉडी कैसी थी, बच्चे का ग्रोथ कैसा था, ये सब टोटली डिफरेंट था। और अभी के टाइम में ना इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो गया है, और खाने पीने का तो आप लोगों को पता ही है, कुछ भी चीज़ का रिसर्च कर लो ना यूट्यूब में, सब में मिलावट है, ये है वो आता ही रहता है। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये सब अपने गाइनो से ही कंसल्ट कीजिए। आपको ट्रैवल करना है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उन्हीं से सजेस्ट कीजिए। दूसरों की बातें आप, मैं तो सजेस्ट करूँगी मत ही सुनिए। अपना आप डिसीज़न खुद लीजिए। टू बी ऑन द सेफर साइड हमेशा ही अपने गाइनो से कंसल्ट कीजिए। अब आपको रूटीन चेकअप के लिए कितने बार गाइनो बुलाएगी? मेरी जो गाइनो थी, शी वाज़ सो गुड, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरा हॉस्पिटल भी, मेरी डिलीवरी जो हुई थी ना, यहीं पे हुई थी। हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव और इनकरेजिंग स्टाफ था ना, क्योंकि आपको इनकरेज करने के लिए कोई चाहिए होता है जब आपकी डिलीवरी होती है ना। मेरी जो है ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो मेरी गाइनो मुझे एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक बुलाती थी रूटीन चेकअप के लिए, और ट्वाइस अ वीक या फिर 20-21 डेज़ ऐसा गैप होता था। तो हर रूटीन चेकअप में ना वो आपका ओवरऑल चेकअप करेगी। वो भी अपनी कुछ टूल होता है या मशीन जो बोलते हैं, उससे आपका बेबी का मूवमेंट या फिर ग्रोथ कैसे हो रही है वो चेक करेगी। अकॉर्डिंगली वो उतने बार आपको अल्ट्रासाउंड या फिर प्रिस्क्रिप्शन देगी मेडिसिन की, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि आपकी जो अल्ट्रासाउंड है ना, वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, और आपकी कंडीशन जो है ना, उस हिसाब से ही वो अल्ट्रासाउंड आप कितने बार कराना है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 2500 से 4000 या 4500 तक आपका ईच टाइम अल्ट्रासाउंड का पेमेंट जो है आपको देना पड़ेगा। ओनली अल्ट्रासाउंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरे एक्सपेंस की बात करूँ, तो मेडिसिन और डॉक्टर की फीस लगा के आप 3000 तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जाएगा ही। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 7 मंथ जब आपका होने लग जाएगा, तब आपको यूरिन पास करने ऑफन जाना पड़ेगा, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये होता है सबके साथ, ठीक है। अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अल्ट्रासाउंड होता है, ये मैंने टीवी में मूवी में वगैरह देखा था। तो मैंने क्या नोटिस किया है ना, जब प्रेग्नेंट होते हैं ना हम, तो या फिर कोई प्रेग्नेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, राइट। और क्रेविंग हो रही है ये खाने की, वो खाने की, फिर इसका डिलीवरी हो गया, नॉर्मल हो गया, या फिर सिजेरियन हो गया। बीच का जो ये होता है ना कि क्या क्या हुआ इन बिटवीन, कोई खुल के बताता नहीं है। जब मैं भी पूछती थी ना किसी से, तब तब जाके वो बताते थे, हाँ मेरे साथ भी हुआ था ये। तो मतलब पहले ही कोई बताता नहीं कि ऐसा हुआ था, पता है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई नहीं बताता ये सब। इसलिए ना मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, स्पेशली अल्ट्रासाउंड को लेके मैं बताऊंगी। इनिशियल मंथ्स में आपके अल्ट्रासाउंड जो है वो बाहर से होगी, एब्डोमिनल मतलब पेट के थ्रू बाहर से मशीन से वो करते हैं। बट आई थिंक 7 मंथ जब हो जाते हैं, 7 मंथ ही है शायद, 7 मंथ के बाद